Hello everyone, this is Mayank Nagpal, your chemistry teacher, and you are watching me only on your YouTube channel Inspire for You. Student, in our previous class we have discussed a special compound that was a ethanol, and today we will discuss ethanoic acid. Means हम लोगों ने लास्ट क्लास में एक कार्बन का बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड डिस्कस किया था जिसका नाम था इथेनॉल, या फिर हम क्या बोल रहे थे उसको, इथाइल अल्कोहल। लेकिन आज वाली क्लास में स्टूडेंट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक नया कार्बन का कंपाउंड जो कि होगा इथेनोइक एसिड। और इथेनोइक एसिड अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए इथेनोइक एसिड को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इथेनॉल के बारे में जो हम वहाँ कवर नहीं कर पाए थे वो हम यहाँ डिस्कस करते हैं, और उसके बाद इथेनोइक एसिड स्टार्ट करते हैं। तो इथेनॉल तो ऑलमोस्ट हमने पूरा कर लिया था, लेकिन एक छोटा सा पॉइंट जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं तो वो भी हम यहां कवर कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि इथेनॉल को यानी इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल जो होता है, इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल में ये एक और कंसेप्ट आता है। हम कई बार इथेनॉल को क्या बोल देते हैं, मिथाइलेटेड स्पिरिट, मिथाइलेटेड स्पिरिट बोल देते हैं। अब अगर हम इथेनॉल की बात कर रहे हैं और इथेनॉल को मिथाइलेटेड स्पिरिट से अनाउंस कर रहे हैं, तो मिथाइलेटेड स्पिरिट का मतलब क्या है? तो स्टूडेंट होता क्या है कि इथेनॉल जो है, इथाइल अल्कोहल जो है, वो एक्चुअल में कंजम्पशन में भी यूज़ किया जाता है, यानी ड्रिंकिंग, आपको पता है वाइन में, बियर में यूज़ किया जाता है। तो कई लोग क्या होते हैं कि ये इथेनॉल को ड्रिंकिंग पर्पस से यूज़ कर लेते हैं। और जैसे आप लोग समझें कि इथेनॉल का यूज़ केवल इसीलिए नहीं किया जाता है, आपकी लेबोरेटरी में, आपकी स्कूल की लैब में, मेडिसिनल वर्क में, ठीक है, हॉस्पिटल्स में, केमिस्ट्री लैब्स में इथेनॉल का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो होता क्या था कि जो सरकारी डिपार्टमेंट से इथेनॉल सरकारी स्कूल्स में जाता था, सरकारी हॉस्पिटल्स में जाता था, वो क्या करते थे, वहाँ के जो वर्कर्स होते थे वो उसे पी जाते थे। किसके लिए? वो अपने नशे के लिए उसको पी जाते थे। और पीने के बाद क्या, इससे क्या हो रहा था कि सरकार का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा था। तो उसमें क्या किया उन्होंने, कुछ ऐसा किया कि लोग पिए भी ना और इसका जो यूज़, जिस यूज़ के लिए जा रहा है वही यूज़ हो। तो उसके लिए इसमें क्या होता है कि अगर तो उसे उन्होंने क्या बना दिया, उन्होंने अल्कोहल को क्या बना दिया, मिथाइलेटेड स्पिरिट बना दिया। अल्कोहल को मिथाइलेटेड स्पिरिट बनाने का मतलब है कि अल्कोहल जो आपका इथेनॉल था, इस इथेनॉल के अंदर एक और अल्कोहल मिला दिया, इसी होमोलोगस सीरीज का एक और मेंबर मिला दिया, दैट इज मीथेनॉल, दैट इज मीथेनॉल। तो इथेनॉल तो हमने पढ़ा कि इथेनॉल क्या होता है, नॉट हार्मफुल, अगर बहुत ज़्यादा ना लिया जाए, मतलब अगर लिमिटिंग अमाउंट में लिया जाए तो हार्मफुल नहीं होता है पीने में हमारी बॉडी के लिए। लेकिन मीथेनॉल जिसका फॉर्मूला क्या होता है, CH3OH, ठीक है, ये मीथेनॉल है, या हम इसे कहें मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल नेचर में होता है पॉइजनस, नेचर में कैसा होता है, पॉइजनस। मीन्स अगर हम इसका कंजप्शन करेंगे तो ये जहरीला होता है और इसके थ्रू क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, तो इसके साथ प्रॉब्लम यह है कि अगर इसको पी लिया जाता है, इसको ड्रिंकेबल फॉर्म में ले लिया जाता है, तो व्यक्ति में क्या हो जाती है, ब्लाइंडनेस आ जाती है, अंधा तक हो जाता है। इसको पीने के बाद जो व्यक्ति है वो अंधा तक हो जाता है। तो हुआ क्या कि अल्कोहल के अंदर, अगर इथेनॉल के अंदर जब मीथेनॉल मिला दिया गया तो इथेनॉल क्या बन गया, इथेनॉल और मीथेनॉल के कॉम्बिनेशन को क्या बोला गया, मिथाइलेटेड स्पिरिट। अब जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स थे, हर जगह प्योर इथेनॉल नहीं भेजा जाने लगा, और क्या भेजा जाने लगा, मीथेनॉल। और उस पर क्लियर लिख दिया कि इस इथेनॉल के अंदर मीथेनॉल भी ऐड है जो कि बॉडी के लिए हार्मफुल है, और अगर इसका कंजप्शन किया जाएगा तो ये पॉइजनस है, डेथ हो सकती है। ठीक है, तो ये क्या है, क्वेश्चन आता है आपके पास, व्हाट इज मिथाइलेटेड स्पिरिट। तो मिथाइलेटेड स्पिरिट क्या होती है, मिथाइलेटेड स्पिरिट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इथेनॉल एंड मीथेनॉल। यानी इथेनॉल में जब मीथेनॉल मिक्स कर दिया जाता है तो उस अल्कोहल के सॉल्यूशन को क्या बोला जाता है, मिथाइलेटेड स्पिरिट बोला जाता है। अब यहीं से एक नंबर का क्वेश्चन आपका और आता है कि सर क्या होता है ये डिनेचर्ड अल्कोहल। एक और क्वेश्चन बन जाता है, डिनेचर्ड अल्कोहल, डिनेचर्ड अल्कोहल, डिफाइन द डिनेचर्ड अल्कोहल, व्हाट आर द डिनेचर्ड अल्कोहल। डिनेचर्ड अल्कोहल क्या होता है, तो बच्चों मैं इसको भी बता देता हूँ। डिनेचर्ड अल्कोहल, अब हुआ क्या कि इथेनॉल के अगर हम देखें तो ये कलरलेस है, मीथेनॉल भी कलरलेस होता है, और दोनों को कलरलेस मिला है तो फाइनल सॉल्यूशन भी हमें कैसे मिला, कलरलेस। जो लोग पढ़े लिखे नहीं थे या नहीं होते हैं, वो उसके ऊपर लेबल लगा हुआ तो वो पढ़ ही नहीं पाएंगे, तो उन्हें पता ही नहीं कि इथेनॉल में मीथेनॉल भी मिला हुआ, और वो पी जाएंगे। अगर उन्होंने पी लिया तो वो मर सकता है। तो अब इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए क्या किया गया कि उसमें कुछ ऐसा मिला दिया जाए जिससे लोगों को जो पढ़ ना पाए, जो लोग समझ ना पाए, देख के, कलर देख के समझ लें कि ये प्योर इथेनॉल नहीं है। तो उसके लिए क्या किया कि जब इथेनॉल के अंदर इथेनॉल और अल्कोहल मीथेनॉल के कॉम्बिनेशन के अंदर क्या मिला दिया गया,
तो पहला इसमें मिला दिया गया कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट, और कॉपर सल्फेट का कलर कैसा होता है? ब्लू। तो जैसे ही कॉपर सल्फेट सब्सटेंस मिलाया इन दोनों सॉल्यूशन यानी क्या मिथाइलेटेड स्पिरिट के अंदर, तो इस पूरे सॉल्यूशन का कलर ब्लू हो गया। अब जो भी कंजप्शन करना चाह रहा है तो वो कलर देख के समझ जाएगा कि इसके अंदर अल्कोहल ही नहीं कुछ और भी मिला हुआ है जो हार्मफुल हो सकता है। तो कॉपर सल्फेट प्लस ये अल्कोहल की स्मेल, अल्कोहल जैसी ज़्यादा स्मेल इसमें ना आए तो इसकी स्मेल को भी रिमूव करने के लिए क्या मिला दिया गया इसमें? पायरिडीन, एक केमिकल सब्सटेंस होता है पायरिडीन, ये मिला दिया गया। तो जब इथेनॉल के अंदर मीथेनॉल, कॉपर सल्फेट और पायरिडीन मिला दिया गया तो जो फाइनल सॉल्यूशन बन के आया उसको क्या बोला गया? डिनेचर्ड अल्कोहल। तो एक नंबर में आता है व्हाट इज द डिनेचर्ड अल्कोहल। तो डिनेचर्ड अल्कोहल क्या होता है कि जब इथेनॉल के अंदर मीथेनॉल, कॉपर सल्फेट और पायरिडीन मिला दिया जाता है तो इस कॉम्बिनेशन को क्या बोला जाता है? डिनेचर्ड अल्कोहल, विच इज नॉट यूज्ड एज अ ड्रिंकिंग पर्पस, जो ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज नहीं किया जाता। ठीक है, तो ये था इथेनॉल में जो हमने ये छोटा सा पार्ट जो वहां हम कवर नहीं कर पाए थे। चलिए, होप आपको ये छोटा सा पार्ट भी क्लियर हो गया होगा। अब हम बात कर रहे हैं इथेनोइक एसिड की। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इथेनोइक एसिड में अगर हम बात करें तो इथेनोइक एसिड, ऊपर नाम लिखा है इथेनोइक एसिड, आप देख रहे हैं। तो इथेनोइक एसिड में जैसे वहाँ स्टार्ट किया था ऐसे यहीं स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने सबसे पहले बात करी कि इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है। तो केमिकल फॉर्मूला, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसके केमिकल फॉर्मूला की। तो केमिकल फॉर्मूला की स्टूडेंट जब बात होती है तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। दिस इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ इथेनोइक एसिड। अब इथेनोइक एसिड, ये जो इथेनोइक एसिड है ये कौन सा नाम है? तो दिस इज द IUPAC नेम। इस फॉर्मूले का IUPAC नेम जो होता है वो क्या होता है? इथेनोइक एसिड। ईथ क्यों? 2 कार्बन है इसलिए क्या बोला? ईथ। सारे बॉन्ड इसके अंदर सिंगल होते तो इसलिए लग गया एन। और आपको मैंने पढ़ाया था कि COOH ग्रुप, COOH ग्रुप होता है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। और जब COOH ग्रुप कहीं आता है तो एज अ फंक्शनल ग्रुप हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? ओइक, ओइक एसिड। तो बन गया इथेनोइक एसिड। तो ये इथेनोइक एसिड इस फॉर्मूले का IUPAC नेम है। तो अगर इसका IUPAC नेम है तो इसका कॉमन नेम भी होगा। तो इसको कॉमन नेम में क्या बोला जाता है बच्चों? तो इसका कॉमन नेम बड़ा फेमस है और आप जानते भी होंगे, जिसको हम बोलते हैं एसिटिक एसिड। तो कॉमन नेम हो गया इसका एसिटिक एसिड। अब बारी आती है कि ये अगर एसिड है तो इसकी होमोलोगस सीरीज बन सकती है। तो ये अपनी होमोलोगस सीरीज का कौन सा मेंबर है? तो होमोलोगस सीरीज में हम कहेंगे कि इट इज सेकंड मेंबर, इट इज सेकंड मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ, होमोलोगस सीरीज ऑफ किसकी? कौन सी सीरीज का? कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी ये सेकंड मेंबर होता है। तो क्वेश्चन आता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का फर्स्ट मेंबर कौन सा है? तो फर्स्ट मेंबर बच्चों होता है HCOOH। और HCOOH को नाम जो कॉमन नेम होता है फॉर्मिक एसिड, ये भी बता देता हूं मैं यहीं पर, फॉर्मिक एसिड। और इसका IUPAC नेम होता है, इसका नाम क्या था? इथेनोइक एसिड। तो इसका नाम क्या बनेगा? मीथेनोइक, मीथेनोइक एसिड, मीथेनोइक एसिड। और एक और बात बता देता हूं कि बच्चों ये जो फॉर्मिक एसिड होता है ये कहाँ प्रेजेंट होता है? तो ये आंट की स्टिंग में, आंट की स्टिंग में, स्टिंग में। आंट की स्टिंग का मतलब जो चींटी या चींटे जब काट लेते हैं तो हमें जलन होने लगती है, तो वो जलन या इरिटेशन जो होता है वो किसकी वजह से होता है? इस फॉर्मिक एसिड की वजह से होता है। तो उनकी स्टिंग में ये फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है और ये फॉर्मिक एसिड जब हमारी बॉडी में एंटर करता है तो हमें जलन या इरिटेशन करने लगता है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं क्या? फॉर्मिक एसिड। और फॉर्मिक एसिड फर्स्ट मेंबर है होमोलोगस सीरीज का, लेकिन हम फॉर्मिक एसिड नहीं पढ़ रहे हैं, हम इसी होमोलोगस सीरीज का सेकंड मेंबर को डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज एसिटिक एसिड या फिर इथेनोइक एसिड। ठीक है, दिस इज द सेकंड मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज। होप आपको ये क्लियर हो गई होगी बात। चलिए, अब जब ये बात क्लियर हो गई है तो अब हम बात करेंगे थोड़ी सी आगे, यानी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, और फिर हम डिस्कस करेंगे इनके यूजेस क्या होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़। और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं, फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी को डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज़ फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट। अब फिजिकल प्रॉपर्टी में फिजिकल स्टेट, यानी फिजिकल स्टेट का मतलब है कि इथेनोइक एसिड जो है वो किस कंडीशन में प्रेजेंट होता है। तो फिजिकल स्टेट में हम कहेंगे इट इज कलरलेस लिक्विड एंड हैविंग पंजेंट
pungent smell with sour taste, यानी ये जो इथेनोइक एसिड होता है ये एक कलरलेस लिक्विड होता है, रूम टेम्परेचर पर कलरलेस लिक्विड होता है। कलरलेस लिक्विड का मतलब जैसे वाटर का कलर होता है, कुछ इसी तरीके का होता है। पंजेंट स्मेल होती है, बड़ी तीखी सी स्मेल, तेजी से आने वाली स्मेल होती है इसके अंदर, और विद सोर टेस्ट। अगर हम इसका टेस्ट करें तो ये टेस्ट में खट्टा होता है, ठीक है। तो ये क्योंकि एसिड है तो हमें पता है सोर टेस्ट होगा। सेकेंड प्रॉपर्टी आती है, अगर हम सेकेंड प्रॉपर्टी की बात करें तो सेकेंड प्रॉपर्टी आती है बच्चों यहाँ डेंसिटी। अब डेंसिटी की जब हम बात करते हैं बच्चों तो इसकी डेंसिटी हम कहेंगे इट इज हैविंग 1.08 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इट इज हैविंग 1.08 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब डेंसिटी, which means it is heavier than water। मीन्स अगर डेंसिटी वाइज कंपेयर करते हैं स्टूडेंट तो इसकी डेंसिटी क्या होती है, पानी से ज़्यादा होती है, वाटर से ज़्यादा होती है। हमें पता है वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, जबकि यहाँ इसकी डेंसिटी, एसिटिक एसिड की डेंसिटी 1.08 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। मीन्स ये ज़्यादा डेंस है किसके कंपैरिजन में, वाटर के कंपैरिजन में। क्लियर होती है बात। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो आती है स्टूडेंट वो आता है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो इट इज हैविंग 291 केल्विन मेल्टिंग पॉइंट। यानी इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, एमपी का मतलब मेल्टिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट है 291 केल्विन, इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। और अगर हम बात करें इट often freezes at winter। It often freezes in winter season and look like glacier which is also known as due to which ऐसे कर देते, due to this it is also called as glacier। It is also called as glacier acetic acid। इट मीन्स बच्चों ये बात समझिए क्या है, डेंसिटी आपको समझ में आ गई। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट अभी कवर करते हैं। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 291 केल्विन होता है। और सर्दियों के दिनों में इट ऑफन फ्रीजेज, सर्दियों में इन विंटर सीजन में फ्रीज हो जाता है, जम सा जाता है, और जमने के बाद ये कैसा लगने लगता है, लुक्स लाइक ग्लेशियर, ये ग्लेशियर की तरह दिखने लगता है, ऐसा लगता है जैसे ग्लेशियर्स बन गए हों। अब सर्दियों में जब ये जम जाता है और ये ग्लेशियर जैसा दिखने लगता है, जिसकी वजह से इसको क्या नाम दे दिया जाता है, ग्लेशियर एसिटिक एसिड। तो इस एसिटिक एसिड को ग्लेशियर एसिडिक एसिड भी कहा जाता है, क्योंकि जब ये फ्रीज हो जाता है तो कैसा दिखता है, ग्लेशियर्स की तरह, और इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, ग्लेशियर एसिटिक एसिड। तो ये हो गई इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। अभी बॉइलिंग पॉइंट रह गया है, बॉइलिंग पॉइंट भी डिस्कस करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट के बाद सॉल्युबिलिटी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं, यानी 3 प्रॉपर्टी आपको ये समझ में आ गई होंगी। इसके बाद बारी आती है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट इसका होता है 391 केल्विन। इट इज़ हैविंग 391 केल्विन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट के बाद अगर हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की यहाँ पर बात करते हैं तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है सॉल्युबिलिटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है यहाँ पर सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या है स्टूडेंट, सॉल्युबिलिटी मैं कई बार बता चुका हूँ, जब एक सब्सटेंस किसी लिक्विड में डिसॉल्व हो जाए तो उसकी क्या होती है, सॉल्युबिलिटी होती है। तो हम कहते हैं इट इज सॉल्युबल इन वाटर। इट इज सॉल्युबल इन वाटर, यानी ये पानी में सॉल्युबल हो जाता है। क्यों हो जाता है, तो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को समझाया था हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है। अगर आपने लास्ट क्लास नहीं देखी है तो आप प्लीज़ जाके लास्ट क्लास भी देख लें, ठीक है। तो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी पानी में सॉल्युबल हो जाते हैं, उसका रीज़न है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। अगर मैं कहूँ कि इट इज़ ऑल्सो, और किस चीज़ में सॉल्युबल होते हैं, इट इज़ ऑल्सो सॉल्युबल इन सल्फर, ये सल्फर में भी सॉल्युबल है, एंड आयोडीन, ये सल्फर और आयोडीन में भी सॉल्युबल होते हैं,
तो ये इसकी क्या हो गई, सॉल्युबिलिटी हो गई। सॉल्युबिलिटी के बाद अगर मैं बात करूं तो एक प्रॉपर्टी को और हम यहाँ कवर कर सकते हैं, और वो प्रॉपर्टी होगी हमारे पास डायमराइजेशन। डायमराइजेशन स्टूडेंट, डायमराइजेशन क्या होता है कि अगर ये बेंजीन में डिसॉल्व हो जाए, व्हेन इट डिसॉल्व, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है हमारे पास बेंजीन, व्हेन इट डिसॉल्व बेंजीन इट डायमराइज, यानी ये वो क्या हो जाता है, डायमराइज हो जाता है। फॉर एग्जांपल कि दो मॉलिक्यूल अगर हमने एसिटिक एसिड के लिए हैं और इसको किस में डाला है, बेंजीन के अंदर हमने डिप कराया है, तो अगर हम बेंजीन को के अंदर डिप करा देंगे तो ये दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाएंगे, और ये दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ के क्या बना लेंगे, डायमर। ये इस तरीके से मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक है। ये दो मॉलिक्यूल आपस में कुछ इस तरीके से जुड़ जाते हैं, ठीक है। दूसरा मॉलिक्यूल क्या होगा, तो दूसरा मॉलिक्यूल भी कुछ इसी तरीके से जुड़ जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और OH, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाएंगे और क्या बना लेंगे, डायमर। यानी इन शॉर्ट अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि CH3 COOH का ट्वाइस हो जाएगा, ठीक है। तो ये डायमर बन जाते हैं, ठीक है। तो ये इनकी क्या थी, फिजिकल प्रॉपर्टीज थी। होप आपको क्लियर हुआ होगा। एक फिजिकल प्रॉपर्टी, चलिए हम फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं कहेंगे, इसको बेसिक बात कहेंगे कि हम कहते हैं कि नियर अबाउट 5 to 8% एसिटिक एसिड सॉल्यूशन, 5 to 8% एसिटिक एसिड सॉल्यूशन, एसिटिक एसिड इन वाटर, 5 to 8% एसिटिक एसिड इन वाटर। पानी के अंदर अगर 5 से 8%, 5 to 8% प्रेजेंस होती है एसिटिक एसिड की, अगर यानी एसिटिक एसिड में 5 से 8%, टोटल अमाउंट में 5 से 8% कौन हो, एसिटिक एसिड हो पानी के अंदर, तो 5 to 8% एसिटिक एसिड इन वाटर इज कॉल्ड एज विनेगर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि विनेगर क्या होता है। देखिए विनेगर एसिटिक एसिड से मिलकर बनता है, लेकिन जो विनेगर होता है वो 100% प्योर एसिटिक एसिड नहीं होता है। यानी अगर पानी के अंदर 5 से 8%, 5 to 8% इथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड प्रेजेंट है, तो वो क्या कहलाता है, विनेगर कहलाता है, जिसको आप अपनी भाषा में सिरका बोलते हो, सिरका। तो होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। एक बार मैं हट जाता हूँ, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप बार बार उतार रहे होगे, तो स्क्रीनशॉट लो, केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं। लीजिए स्क्रीनशॉट। तो होप ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखें तो क्या हो सकता है वो समझ रहे हैं। अब हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ तो यहाँ पर डिस्कस कर ली हैं स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं वो स्टार्ट करते हैं इथेनोइक एसिड की। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहली जो प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, सबसे पहले जो प्रॉपर्टी डिस्कस करने वाले हैं वो कौन सी होगी, रिएक्शन विद एल्कलीज। तो स्टूडेंट आप लोगों ने सेकंड चैप्टर में एसिड बेस वाले चैप्टर में पढ़ा है कि व्हाट आर एल्कलीज, वाटर सॉल्युबल बेस, द बेस विच इज वाटर सॉल्युबल दैट इज नोन एज एल्कली। वो बेस जो पानी में डिसॉल्व हो जाता है उसको एल्कली बोलते हैं। तो अब हम क्या करने वाले हैं, इथेनोइक एसिड की रिएक्शन किससे करने वाले हैं, एल्कलीज से। तो स्टेटमेंट क्या बनाएंगे, व्हेन इथेनोइक एसिड reacts with alkalis, they form salt and water। अब आपको ध्यान आ रहा है कि सॉल्ट और वाटर कब बनता है। हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था एसिड बेस में कि जब एक एसिड बेस के साथ ट्रीट होता है तो बाय प्रोडक्ट सॉल्ट और वाटर मिलता है। तो आप देखिए ना, ये क्या है, हम किसकी रिएक्शन करा रहे हैं, एसिटिक एसिड की, CH3COOH। ये है क्या, एसिड, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, एसिटिक एसिड, यानी ये एसिड है। और एल्कली क्या होते हैं, बेस। एल्कली को क्या होते हैं, बेस। तो ये एसिड और बेस रिएक्शन ही तो है। और हमें पता है जब एक एसिड एक बेस के साथ रिएक्ट करता है तो हम लास्ट क्लास में पढ़ के आए हैं कि बाय प्रोडक्ट क्या मिलता है, सॉल्ट और वाटर। तो बना दीजिए, बाय प्रोडक्ट क्या मिलेगा, सॉल्ट एंड वाटर। अब बारी आती है आपको ब्रेकिंग की, कि एसिड जब ब्रेक होता है तो आपको पता है H+ रिलीज करता है, कि दोज कंपाउंड विच रिलीज H+ आयंस इज कॉल्ड एज एसिड, उनको एसिड बोला जाता है। तो जब ये ब्रेक होगा बच्चों तो ये यहाँ से ब्रेक होगा
और ये यहाँ से ब्रेक होने के बाद ये क्या बनाएगा, CH3COO नेगेटिव, जिसको बोलते हैं एसीटेट आयन, और ये H प्लस अलग हो जाएगा। इसी तरीके से जब ये ब्रेक होगा तो मेटल नॉन मेटल के पार्ट से, ये मेटल है और ये नॉन मेटेलिक पार्ट है, तो यहाँ से ब्रेक होगा, ये ब्रेक होगा Na प्लस और OH माइनस। ठीक है, अब ये जब यहाँ से ब्रेक हो गया तो हमें पता है कि ये नेगेटिव पार्ट किसके साथ जाना चाहेगा, इसके पॉजिटिव के साथ। जब ये नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ जाएगा तो क्या बन जाएगा, CH3COONA। तो इसका नाम क्या है, ये एक सॉल्ट है जिसका नाम है सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट बन गया। अब ये वाला प्लस इस वाले माइनस के साथ जाना चाहेगा, और H और OH जब आपस में जाएंगे तो क्या बनाएंगे स्टूडेंट, वाटर। तो होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो एसिटिक एसिड जब किसी एल्कली के साथ ट्रीट करता है, यानी आपने NaOH लिया है, आप यहाँ KOH ले सकते हो और उसके साथ प्रोडक्ट बना सकते हो। आप प्रैक्टिस के लिए KOH लेना और उसका प्रोडक्ट बना के देखना, ब्रेकिंग भी कुछ इस तरीके की होगी। क्लियर होती है बात। तो चलिए, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। सेकेंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं, रिएक्शन विद कार्बोनेट्स। रिएक्शन विद कार्बोनेट्स यानी अब एसिटिक एसिड किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, कार्बोनेट्स के साथ। तो हम क्या कहेंगे, व्हेन एसिटिक एसिड ट्रीट्स विद किसके साथ, मेटल कार्बोनेट्स, ट्रीट्स विद मेटल कार्बोनेट्स। जब एसिटिक एसिड मेटल कार्बोनेट्स के साथ ट्रीट करता है, इट विल प्रोड्यूस ये प्रोड्यूस करेगा क्या, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को प्रोड्यूस करेगा। शायद पता नहीं दिख रहा है नहीं दिख रहा, चलिए कवर करते हैं यहाँ पे। कार्बोनेट, मेटल के कार्बोनेट, ठीक है। कार्बोनेट की जैसे हमने लिया एसिटिक एसिड CH3COOH, मेटल का कार्बोनेट ले लेते हैं, और बड़ा फेमस सा मेटल का कार्बोनेट, सोडियम, ये मेटल है और पीछे लगा दिया CO3, तो ये बन गया मेटल का कार्बोनेट, और इसका नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट। अब सोडियम कार्बोनेट ट्रीट करेगा किसके साथ, एसिड के साथ। चलिए ब्रेकिंग कराते हैं। तो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल ले लेते हैं। अब इसको ब्रेक कराएंगे तो ये क्या मिलेगा, मैं यहाँ ब्रेक करा रहा हूँ इसको, अगर मैं इसको ब्रेक कराऊँ तो ये यहीं से ब्रेक होगा। तो इस बार क्या मिलेंगे, 2 एसीटेट आयन मिलेंगे और 2 H प्लस आयन मिलेंगे इसको ब्रेक कराने पर, एसिटिक एसिड को ब्रेक कराने पर। इसको जब यहाँ से ब्रेक कराएंगे तो यहाँ क्या होगा, 2 Na प्लस मिलेगा और यहाँ क्या मिलेगा, CO3 माइनस। ठीक है, अब ये नेगेटिव इस पॉजिटिव के साथ क्या बनाएगा भाई, Na2CO3, यानी ये बन जाएगा 2CH3COONA, सोडियम एसीटेट बन गया, ये इसके साथ गया। तो अब ये 2H और CO3 आपस में ट्रीट करेंगे। आपको मैंने पहले भी बता रखा है एसिड बेस वाले चैप्टर में, तो ये क्या बनाएंगे, H2CO3, और ये होता है कार्बोनिक एसिड, जो कि बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है और फर्दर ब्रेक हो जाता है। लास्ट क्लास में हमने एसिड बेस में भी किया हुआ था कि ये H2O में और CO2 में ब्रेक हो जाता है। ये अनस्टेबल कंपाउंड होता है, ये तुरंत बनता है और तुरंत ब्रेक हो जाता है। यानी देखो, H2 और CO3 मिलके बनाएंगे तो H2CO3 कार्बोनिक एसिड, लेकिन ये अनस्टेबल है, तुरंत ब्रेक हो जाएगा किस में, H2O में और CO2 में। तो क्या मिलेगा हमें यहाँ, H2O प्लस CO2। तो ये हो गई रिएक्शन विद किसके साथ, एसिड की रिएक्शन मेटल के कार्बोनेट के साथ। आप मेटल का कार्बोनेट चेंज कर लीजिए, आप MgCO3 के साथ करा लीजिए, आप K2CO3 के साथ करा लीजिए, और इसी तरीके से आप ब्रेकिंग करा के प्रैक्टिस कर सकते हैं। होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब ये मेटल के कार्बोनेट की रिएक्शन जब हो गई है तो मैं इसको ऊपर वाले पार्ट को रब कर देता हूँ, और हम कर रहे हैं मेटल के कार्बोनेट के बाद रिएक्शन विद बायकार्बोनेट। रिएक्शन विद बायकार्बोनेट। अब रिएक्शन विद बायकार्बोनेट क्या होता है वो देख लेते हैं। रिएक्शन विद बायकार्बोनेट। अब स्टूडेंट बायकार्बोनेट का मतलब होता है, बायकार्बोनेट को जब हमने एसिड बेस वाला चैप्टर डिस्कस किया था तो वहाँ बायकार्बोनेट बताए थे कि हाइड्रोजन कार्बोनेट को ही, मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट को ही बायकार्बोनेट बोला जाता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे व्हेन बायकार्बोनेट्स आर रिएक्ट्स विद किसके साथ, एसिटिक एसिड के साथ, या इथेनोइक एसिड ले लो आप, एक ही बात है, इथेनोइक एसिड, दे प्रोड्यूस क्या प्रोड्यूस करेंगे बच्चों, सॉल्ट। इस बार भी सॉल्ट प्रोड्यूस होगा। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ आपका वाटर प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको रिएक्शन के थ्रू दिखाते हैं। रिएक्शन के थ्रू दिखाएं तो हमने कहा कि एसिड है, एसिटिक एसिड, ये ले लिया एसिटिक एसिड। ठीक है,
मेटल का बायकार्बोनेट, मेटल का बायकार्बोनेट बोले या मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट बोले, तो हमने ले ली मेटल, सोडियम, हाइड्रोजन और CO3 हो गया कार्बोनेट, तो ये क्या बन गया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या इसका नाम देते हैं सोडियम बायकार्बोनेट, आप दोनों नाम से प्रोनाउंस कर सकते हो। ब्रेकिंग देखते हैं, सेम कंसेप्ट, यहाँ से ब्रेक होगा क्या बनेगा और ये यहाँ से ब्रेक होगा, तो क्या क्या बनने वाले हैं देखिए आप। यहाँ से जब ये ब्रेक हुआ तो ये बना CH3COO नेगेटिव और H पॉजिटिव, ये बना Na+ और HCO3 नेगेटिव, बनाया नहीं बना, देखिए आप। अब अगर ये चीज़ बनी, ये सिचुएशन क्रिएट हुई, तो आप देख सकते हो कि ये वाला नेगेटिव जब इस वाले पॉजिटिव के साथ जाएगा तो वापस क्या बनाएगा सॉल्ट, दैट इज सोडियम एसीटेट, और जब ये H और HCO3 मिलेंगे तो क्या हो जाएगा H2CO3, और अब ये भी बताया था H2CO3 फर्दर ब्रेक हो जाएगा H2O और CO2 में। तो ये थी रिएक्शन विद बायकार्बोनेट या फिर मेटल कार्बोनेट, ठीक है। तो आपको होप क्लियर हुआ होगा, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लो फिर देख करते हैं आगे वाली रिएक्शन। देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट। तो होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं इसको रब कर रहा हूँ, नहीं ले पाए हो तो कोई बात नहीं, डोंट फियर, आई एम हियर। कैसे करोगे, वीडियो को पॉज करो, बैक जाओ, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद वीडियो को आगे बढ़ा लो धीरे धीरे। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। ये सारी रिएक्शंस हो गई हैं। इसके बाद हम बात कर रहे हैं रिएक्शन विद मेटल। मेटल के साथ अगर रिएक्शन करे एसिटिक एसिड तो क्या होगा। देखिए मेटल के साथ अगर रिएक्शन करेगा तो देखते हैं, व्हेन एसिटिक एसिड ट्रीट्स विथ मेटल, इट प्रोड्यूस क्या, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ये कहाँ पढ़ा था सर, ये तो हमने सारा एक्चुअल में ये है क्या एसिड, और एसिड की सारी प्रॉपर्टी हम एसिड बेस वाले चैप्टर में क्लियर करके आए हैं। तो हमने पढ़ा था कि जब भी कोई भी एसिड मेटल के साथ ट्रीट करता है तो सॉल्ट मिलता है और बाय प्रोडक्ट क्या मिलती है, हाइड्रोजन गैस। तो वही तो रिएक्शंस हैं सारी, वही तो प्रॉपर्टीज अप्लाई कर रहे हैं वहाँ वाली यहीं अप्लाई कर रहे हैं। ये है एसिड, किसके साथ ट्रीट कर रहे हैं, मेटल के साथ, तो हाईली रिएक्टिव मेटल ले लेते हैं जैसे सोडियम, ठीक है। सोडियम के साथ रिएक्ट करा दिया, क्या करेगा सोडियम हाईली रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, इस सोडियम इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, दो सोडियम दो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे, आगे 2 लगा हुआ है तो 2 हाइड्रोजन यहाँ से चले जाएंगे, ये क्या बन जाएगा 2CH3COON यानी सॉल्ट, सोडियम एसीटेट, और ये 2 हाइड्रोजन जब बाहर जाएंगे तो क्या किस फॉर्म में निकलेंगे, H2 गैस की फॉर्म में। तो ये हो गई इसकी रिएक्शन कि रिएक्शन ऑफ सोडियम या किसी भी मेटल की रिएक्शन एसिड के साथ कराते हो तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। लास्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, रिएक्शन विद अल्कोहल। तो स्टूडेंट रिएक्शन विद अल्कोहल तो अभी हमने पीछे भी करा था, किसमें, इथेनॉल में। इथेनॉल ही तो होता है अल्कोहल। तो क्या किया था वहाँ, क्या बना था, जब एसिड और इथेनॉल को आपस में मिलाया था तो क्या बना था, एस्टर बना था, जिसको हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, एस्ट्रिफिकेशन के नाम से पढ़ा था। तो इसका स्टेटमेंट तो आप वहाँ से भी कवर कर सकते हो। सीधा रिएक्शन देखते हैं। रिएक्शन में हम कहें कि अगर कोई एसिड है, जैसे हमारे पास एसिटिक एसिड है और इसके अंदर हम क्या डाल दें, अल्कोहल, कौन सा इथाइल अल्कोहल C2H5OH, तो क्या बनता है, एस्टर। एस्टर में मैंने लास्ट क्लास में, चलिए पूरा ही करके दिखा देता हूँ कि अगर ये एसिड है तो अल्कोहल को थोड़ा खोल के अगर मैं लिख दूँ, थोड़ा इसको एक्सपेंड करके लिख दूँ आपको समझाने के लिए, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ HOCH2CH3, ठीक है, H2CH2, देखिए C2H5OH ऐसे लिख दे, थोड़ा एक्सपेंड करके आपको समझाने के लिए। होता क्या है कि एसिड से OH चला जाता है और अल्कोहल से H चला जाता है, ये वाला पार्ट बाहर चला जाता है। जब ये वाला पार्ट बाहर चला जाएगा तो क्या बचेगा, जो बच गया उसको आपस में जोड़ दो तो आपका बनेगा CH3COO C2H5 या फिर आप CH2CH3 लिख दो, एक ही बात है। तो ये बन गया एस्टर, ये आपका बन गया एस्टर, और बाहर कौन निकला, वाटर, H2O। तो ये रिएक्शन तो हमने वहाँ भी कवर की थी जिसका नाम था एस्ट्रिफिकेशन, जो कि दोनों में अप्लाई हो रही है। तो होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। तो इस तरीके से एसिटिक एसिड ऑलमोस्ट पूरा हो जाता है, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज रह के जाती हैं, तो रह जाते हैं यूजेस। आप इसका स्क्रीनशॉट लो, यूज करते हैं, देखिए इसको। होप आपने देख लिया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बस
कुछ खास यूजेस करेंगे। यूजेस तो बहुत होते हैं लेकिन हम सारे यूजेस को कवर ना करते हुए हम कुछ खास यूजेस यहाँ पर देख लेंगे कि एसिड के यूज़ क्या होते हैं। तो यूजेस कर रहे हैं, तो यूजेस में पहला है इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ डाइज डाइज बनाने में, परफ्यूम्स बनाने में एंड रबर बनाने में। यानी रबड़ को बनाने में, डाइज बनाने में, परफ्यूम्स बनाने में इथेनोइक एसिड का यूज़ किया जाता है। दूसरा, मैक्सिमम कफ सिरप्स में क्या होता है, एसिड एस्टर होता है। चलिए सिरप्स की जगह हम कहते हैं कि इट इज़ यूज्ड इन मेडिसिन। कुछ मेडिसिन में इसका यूज़ किया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा एंटासिड में एसिड्स का यूज़ किया जाता है। तो यूज्ड इन मेडिसिन के बाद एक प्रोसेस होती है जिसको आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, कोएगुलेशन। तो इट इज़ यूज्ड फॉर कोएगुलेशन का मतलब होता है, अगर हम कहें तो किसी चीज़ को थक्का बनाना, इकट्ठा करना, प्रेसिपिटेटेड करना, उसको क्या बोलते हैं, कोएगुलेशन बोलते हैं। ठीक है, और बात करें तो क्या हो सकता है, इट इज़ यूज्ड एज बैक्टीरियोसाइडल। बैक्टीरियोसाइडल मीन्स बैक्टीरिया को मारने के लिए जो दवाई बनाई जाती हैं, बैक्टीरियोसाइडल्स, उनमें यूज़ किया जाता है। लेकिन कितना, 5 to 8% सॉल्यूशन। इसका कितना, 5 to 8% सॉल्यूशन बैक्टीरियोसाइडल में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट बात करें तो इट इज़ ऑल्सो यूज्ड in the formation of photographic प्लेट्स को बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। और इन फोटोग्राफिक प्लेट को हम एक और नाम देते हैं, दैट इज़ सेल्यूलोस एसीटेट। तो सेल्यूलोस एसीटेट को फॉर्म करने के लिए भी क्या किया जाता है, एसिड्स का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो और भी बहुत सारे यूज़ होते हैं, कुछ खास यूज़ थे जो हम लोगों ने यहाँ कवर कर लिए। ठीक है, होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। इथेनॉल आपने देख लिया होगा, अगर नहीं देखा है तो आप सर्च कर सकते हैं इथेनॉल, क्लास 10th इथेनॉल बाय मयंक नागपाल, या फिर इथेनॉल लेक्चर 11 बाय इंस्पायर फॉर यू या मयंक नागपाल के नाम से। ठीक है, तो आपको वो भी मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा। होप सो चैप्टर की लास्ट पर चल रहे हैं, एक लेक्चर और होगा और उसके बाद हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो चलिए देख लीजिए आप इसको। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।